अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ एक मर्तबा फिर शाहीन सहबाई साहब मौजूद हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you very much for having me again, sir. सर, मिनट टू मिनट सूरत हाल चेंज हो रही बताइए। है और रोज़ाना की बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर बहुत सख्त तरीके से पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है। रोज़ाना बताया जाता है बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ। आज इवन के वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर भी खबर आई है कि पाकिस्तान में किस मैसिव लेवल के ऊपर धांधली हुई है। तो मेरे ये पास भी ये जी आज के न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर है जिसमें इतना बड़ा इमरान खान और इसकी सारी ये उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा हुआ है जी जी। कि पार्टी इज जॉकी टू सेव पावर, और बड़ा पूरे डिटेल दी है उन्होंने कि क्या क्या हुआ। शहबाज शरीफ की जो उन्होंने जो 16 माह की हुकूमत की है ना, तो उस वक्त भी आपके सामने उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाही के अलावा कुछ भी नहीं दिया। पैसे हमारे थे नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो माइनस में चली गई। उसके बाद जब वो आईएमएफ के पास जाते थे, आईएमएफ कहता था उनको कि भाई मैंडेट लेके आओ लोगों का, हम आपके ऊपर किस तरह ट्रस्ट करें। हम्म। ठीक है, ये सूरत हाल थी। और उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि हर तरफ से उनके ऊपर प्रेशर है। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि भाई ये जो तुमने जो की है ना, दो नंबरी, सब पूरी दुनिया को पता चल गई है। तो इस सूरत हाल में मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि शहबाज शरीफ को भी पता है उनसे कुछ चलना नहीं, लेकिन वो इस वक्त इतने ज्यादा डेस्परेट हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई अगर इमरान खान आ गया तो मैं तो फिर सीधा जेल में जाऊंगा ना। उनके वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, वो तो बिल्कुल, वो तो ब्लैक एंड वाइट हैं। वो तो सिर्फ उनको कन्विक्ट हुए हुए थे, वो सब कुछ फैसला डिले किया जा रहा था। ये तो सारा आपको पता ही होगा खबरों में। तो आप क्या कहते हैं कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब? देखिए, पिछली हुकूमत जो उन्होंने ली थी वो तो एक बहुत ही क्लियर टारगेट उनके पास था, एक मकसद था। और जिस सुबह उन्होंने वो ओथ उठाया उस सुबह उनको अदालत में उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, इतने ढेरों केसेस की, और मनी लॉन्ड्रिंग के सारे केसेस, और जिनका के सारे सबूत मौजूद थे। तो वो उन्होंने वो ओथ उठा के अपने आप को उससे बचाया। फिर उन्होंने और सारे ये जो चू चू का मुरब्बा जमा किया, लेकिन एक काम उन्होंने किया सिर्फ, कि अपने ये 15-16 महीने में जितने केसेस थे उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनके बड़े भाई पे, छोटे भाई पे, जिस पे भी आप कह लें, वो सारे उन्होंने माफ करा लिए। और वो सारे माफ हो तो गए, लेकिन उनमें 2 मिनट नहीं लगेंगे उनको दोबारा रिस्टोर होने में, जब भी मौका आएगा। तो ये उनको भी पता है। हम्म। अब जो एजेंडा वो लेके आ रहे हैं वो तो उन केसेस बेसिस तो उनके खत्म हो गए, उनको थ्रेड भी खत्म हो गई, उनका आर्मी चीफ भी अपना आ गया, वो सब कुछ हो गया। अब उन्हें फेस करना है अवाम को। अवाम ने मार दिया उनके ऊपर, 10-10 जूते एक एक बंदे ने उठा के सारे थप्पड़ मार दिए उन सब के ऊपर। लकीर लगा दी है सर। वो जो लकीर नहीं, वो जो इमरान लकीर खान के लगा ऊपर दी। लगाई थी, वो अवाम जी ने हाँ, लगा दी वो इनके ऊपर। वो अवाम ने इनके ऊपर लकीर लगा दी है, और ये सारे टोले के ऊपर लगे, वो पूरा का पूरा टोला इकट्ठा ही हो गया ना वो तो। अब फिर हम्म। दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, तो अवाम के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फिर इनको जूते मारेंगे और रोज मारेंगे। अब असेंबली के अंदर बैठ के ऐसे ऐसे बातें होंगी। पहले तो इमरान खान साहब ने ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि वो असेंबली से बाहर लड़ेंगे और बाहर करेंगे सारा अपना स्ट्रगल। अब तो वो असेंबली के अंदर आ रहे हैं, और बड़े बड़े जो निडर लोग हैं, जैसे शेर अब्दुल मरवत है, लतीफ खोसा साहब है, और दूसरे मुराद सईद है, और पता नहीं कौन कौन जो है, आके वो जो चढ़ाई करेंगे इन लोगों पे, तो इनको तो भागने का मौका नहीं मिलेगा। असेंबली के अंदर ये बैठ नहीं सकेंगे। तो इनको पता है कि जी इनका हश्र क्या होना है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि जी हम अगर नहीं आते तो फिर आगे ऑल्टरनेटिव इमरान खान है, और इमरान खान को अगर हम नहीं आने देते तो अल्टरनेटिव पीपल्स पार्टी है। वो तो बड़े सियाने हैं, वो कहते हैं यार ये अब जूते खाने का टाइम आया है तो आप खाएं, हमें ना बीच में लाए। ये उन्होंने तो क्लियर कर लिया, और उनको पता है कि यही होगा। तो एक एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है, जिसका के रिजल्ट, जिसका नतीजा आप इसको ठीक नहीं कर सकते जब तक कि आप। मैंने तो आज एक ट्वीट भी किया था, और मैंने आप एक मैसेज भी टिकटॉक पे भी दे रहा हूँ कि
हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जो बहुत बड़े अजीम शान चीफ जस्टिस हैं, उनको चाहिए कि ये सारे मामलात एक 9 10 11 जजेस का बेंच बना के फौरन अपने पास बुलाएं और इसको बैठ के सारे ठीक करें। ये जो उन्होंने गलतियां की हैं, जैसा कि वो बल्ले का निशान उन्होंने ले लिया था और जो जो कुछ किया था, उसको भी ठीक करें। और ये सारे जो इलेक्शन के रिजल्ट गलत हुए इनको भी ठीक करें, और जो एक्चुअल रिजल्ट है उनको उनका हक दें जिसका हक बनता है। और फिर उनसे कहे कि जी आप लोग बनाएं एक नेशनल गवर्नमेंट, और इसमें कोई हम गारंटी करेंगे कि कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। और ये सही भी है कि इमरान खान भी नहीं चाहेंगे और कोई भी नहीं चाहेगा कि इस वक्त एक दूसरे की टांगे खींचना और एक दूसरे की वो करने की पीछे लग जाए और बाकी जो असली काम है वो रह जाए। तो ये कर सकते हैं वो, लेकिन उनमें अगर हिम्मत है, उनमें अगर इतनी समझ है, उनमें अगर इतनी अना को अपनी वो कंट्रोल कर सकते हैं कि जी मैंने जो गलत फैसला किया था मैं उसको ठीक करने के लिए तैयार हूं, तो ये हो सकता है। लेकिन उसके अलावा ना फौज कर सकती है, ना आईएसआई कर सकती है, ना ये पार्टीज कर सकती है, कोई इसको ठीक नहीं कर सकता। और अगर आप जा रहे हैं एक और इलेक्शन के लिए, ये सारा मैस बन गया और नहीं चला, तो एक और इलेक्शन तो फिर हो नहीं सकता, फिर आप बहुत ही बुरे गड़े में। और इस दौरान में आप जरा अंदाजा लगा लें, आपको दुनिया भर से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से एक पैसा नहीं मिल रहा है जब तक आपने ये अपना घर ठीक नहीं किया। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने इस सूरत हाल पर लाके खड़ा कर दिया हमें। सर आपको क्यों लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ये सब कुछ करेंगे? उनका तो, उन्होंने जिस किस्म के अभी रिसेंट टाइम के अंदर डिसीजंस दिए हैं, उनसे तो बड़ी, ये साफ तौर पे पता लगता है कि वो उनके ही ग्रुप के अंदर शामिल हैं। इमरान खान को नीचे गिराने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल है, और उनका गुस्सा भी था, और वो शायद पुराने अपने वो बदले भी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जो कि पाकिस्तान में सबसे ऊंची जगह है। और जो बैठ के ठीक, अब आदमी का अपना दिमाग, आप एक जगह अगर आपको कोई बड़े पोजीशन मिल जाए, तो इंग्लिश में कहते हैं यू हैव टू ग्रो इन दैट योर शूज। आपको अपने जूते अगर बड़े मिल जाए तो आपको पाँव बड़े करने पड़ते हैं कि जी मुझे ये फिट आ जाए, मैं इसको चला सकूं। अब वो उस पोजीशन में आ गए। अगर वो छोटे छोटे झगड़ों में, और उसने मुझे गाली क्यों दी थी और उसने मुझे ये क्यों किया था, उसमें फंसे रहेंगे, तो वो फिर चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, वो फिर चीफ जस्टिस रहेंगे। चीफ जस्टिस एफ की जगह से पी आ जाएगा। हम्म। अब उनके पास मौका है कि वो ही शुड ग्रो इन द पोजीशन, ही शुड बिकम ए पूरी कौम का एक वो साहिबान बने, सबको अपनी अपनी उनको जो उनका राइट है वो दिलाएं, अपनी गलतियों को भी माने और बाकी लोगों की गलतियों को भी माने। उन सबसे कहेंगे जी आप पूरे मुल्क को चलाओ एक साथ, और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं बैठा हूँ यहाँ पर। तो वो उनकी इज्जत और उनके बाद पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगी। लेकिन अगर उतनी हिम्मत नहीं है और इतनी अकल नहीं है और इतनी फैसला करने की ताकत नहीं है, तो फिर वो भी जाएंगे डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में, जिसे कहते हैं कि जी वो खड्डे में जाएंगे। मैंने आपको जैसे कहा कि मिनट टू मिनट फैसले तब्दील हो रहे हैं। अभी एक बड़ी अजीब सी ट्वीट की है मारिया जुल्फ़िकार साहिबा ने। अच्छा। वो जो है हम न्यूज़ के अंदर एंकर हैं वो। जी उनकी जी। थोड़ी देर पहले ट्वीट आई है। वो कहती हैं कि जो ये तीनों बड़ी पार्टीज है ना, इनमें से कोई भी पीएम नहीं बनेगा। पीएम कहीं और से आ रहा है। और कहाँ से आ सकता है पीएम? देखिए, तीनों बड़ी पार्टीज बनना भी नहीं चाहती, क्योंकि इतना गंद और इतना मलबा और इतना बड़ा टोकरा है ये कीचड़ का, जो अपने सर पे क्यों उठाएगा कोई। हम्म। हम्म। अब कोई और आएगा तो वो उसको जो लेके आएगा फिर वो जिम्मेदार होगा ना। अब वो कौन लेके आ रहा है ये तो आप, और ये अगर फौजी ला रहे हैं आपके, और ये आईएसआई ला रहे हैं, और ये इंटरनेशनल अमेरिका से तो नहीं आ रहा कोई आपका पीएम कोई नया, हम्म। हम्म। यही लोग ला रहे हैं। तो यही लोग तो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ तक इस मुल्क को लाने के लिए। जी जी। अच्छा, नवाज शरीफ के हवाले से जो है ना, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर जो उनके सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, नवाज शरीफ का जो सियासी कैरियर है ना, वो तबाह व बर्बाद कर दिया है।
और इल्जाम जो है ना अपेरेंटली उनके भाई की तरफ लगाया जा रहा है। क्योंकि क्योंकि आप देखें, नवाज शरीफ जो इस्टेब्लिशमेंट के जो साथ जो राब्ते में थे वो शहबाज शरीफ थे। आपको पता है उनके बारे में रूमर्स हैं कि जी वो डिग्गी के अंदर छुप के जाते होते थे जी जी ताकि जी किसी को जी। पता ना चले। उसके बाद वो पहले भी 16 महीने के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए, और उसके बाद कहते हैं कि धोखा दे के नवाज शरीफ को पाकिस्तान लेके आए, उनसे कैंपेन चलवाई ताकि वोट मिल सके। ठीक है, उसके बावजूद भी उनको वोट नहीं पड़े, और अब जो है वो माशाल्लाह से खुद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और नवाज शरीफ को तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया है। अब सुनने में ये आ रहा है नवाज शरीफ फिर बीमार हो गए, लंदन वापस जा रहे हैं। नहीं, अभी तो खैर आपने सुना होगा क्योंकि आप जरा अच्छी जगह बैठे। अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं या उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, लेकिन ऑटोमेटिकली होना यही है। नहीं, आदिल राजा की, क्योंकि आदिल राजा की भी थोड़ी देर पहले ट्वीट आई है कि नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है, शायद लंदन जा चले रहे हैं। आदिल राजा साहब तो पेश गोई भी कर देते हैं ना, वो तो अच्छी बात है, और वो बात जो सही है। बिल्कुल ठीक भी साबित होती है। उनकी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है और उनकी जो सोर्सेज है वो भी ठीक है। लेकिन नतीजा लगता ही यही है कि जी नवाज शरीफ साहब का आपको रोल रहा नहीं है। हम्म। उनको बुलाया गया, वो लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या मीम्स और कार्टून बनाया कि जी मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। वो कहते मुझे क्यों बुलाया, मेरा क्या काम है। तो वो तो सही है, उनका काम सिर्फ एक था, एक काम था उनका, और वो शायद उनको मिल जाए, लेकिन वो भी बहुत थोड़े दिन के लिए और बहुत ही नुकसानदेह सौदा होगा उनका, कि उनकी बेटी वजीर आला बन जाए या कुछ और बन जाए। तो वो बन जाएंगी, लेकिन पूरा मुल्क और सियासी जो पहाड़ उनके सामने खड़ा है वो अकेली क्या करेंगी। उनके साथ जो लोग चोर हैं, डाकू हैं, जो हारे हुए लोग हैं, वो क्या करेंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और उनको 1 मिनट भी नहीं कोई चलने देगा। हम्म। तो बहरहाल वो उनकी बेटी अगर बन गई तो बन गई, आगे चलेंगे। मगर मियां साहब का करियर तो जिसे कहते हैं ना कि अब दी एंड हो गया। वो तो अब जाएं, जाके अल्लाह अल्लाह करें, काबा शरीफ में बैठे और दुआएं मांगे, गुनाहों की माफी मांगे, या अपने आखिरत की खैर की दुआ करें कि जी बिल्कुल। आज फजलुर रहमान साहब को आपके ख्याल में क्या हुआ है? आज उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हजूर रहमान साहब को अब पता चल गया है कि जी मेरा तो कोई रोल रहा नहीं है, मैं तो अब रह गया हूँ, ना जीरो इधर हो रहा गए ना वो तो उधर। बिल्कुल ही। देखिए केपीके में उनका बेस था, वो ऐसे तो जीरो हो गए सारे, वो सारे से सारे ही जीरो हो गए। खाली फजल रहमान नहीं, बल्कि अवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी और सब। आप अंदाजा लगाएं कि जो 44 सीटों में से 42 पीटीआई जीत गई है। तो अब वहां किसी और का क्या रह गया। और इसी तरह प्रोविंशियल असेंबली में 110 या 115 में से 95 98 वो जीत गए। तो ये सब तो वाइप आउट हो गए, जिसे कहते हैं ना कि वो ब्रश से साफ हो गए सारे के सारे। अब वो हम्म। तो पूरा एक इंडिपेंडेंट सूबा, एक पार्टी, एक आदमी के पास है। और ये मैं लिखता भी रहा हूँ और कह भी रहा हूँ कि अगर इस दफा इस इस्टेब्लिशमेंट ने और इन लोगों ने ये नहीं समझा कि जी हमने इमरान खान को और इनकी पार्टी को इनका जायज हक देना है, और उनके साथ ये ज्यादतियां और पकड़ धकड़ और मारधाड़ ये जारी रखी, तो पूरा का पूरा सूबा सरहद एक हो गया है। उसमें आप ये भी शामिल कर लें कि वहां पे अगर आधी नहीं है तो 1/3 ऑफ द फौज सूबा सरहद से आती है आपकी। उसमें ऑफिसर्स भी हैं उसमें, वो सब इसके साथ शामिल हैं और हो जाएंगे शामिल। तो आप तो एक पूरा का पूरा बांग्लादेश का सिनेरियो बना रहे हैं, जिसमें कि एक पूरी फौज और एक पूरा सूबा जो है अलग है, और अटक का बॉर्डर है, उसके अलावा इधर कोई नहीं आएगा, उधर कोई नहीं जाएगा। ये आप करना चाहते हैं तो फिर आप ये आपने जारी रखें। ये पागल के जो टोले बैठे हैं, चार का टोला जो है वहां पे बैठा है, इनको समझाएं, और ये काम कर सकते हैं अभी भी। अगेन टू रिपीट माई सेल्फ, चीफ जस्टिस साहब और जो दो चार जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये कर सकते हैं। उन्हीं की अथॉरिटी है, और किसी के पास अथॉरिटी है ही नहीं। और नहीं करेंगे तो फिर पूरा का पूरा बेड़ा गर्क होगा, और अल्लाह मालिक है फिर आगे क्या होगा। बांग्लादेश के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट मेरी नज़रों से गुजरी, जिसमें लिखा हुआ था कि मुजीबुर रहमान 167 सीटें जीते थे और या भुट्टो 86 जीता था।
ठीक है। जी जी। और अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई 180 सीटें जीती हुई है और दूसरी तरफ नून लीग सिर्फ 17 सीटें जीती हुई है, और उसको मुसल्लत करने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है। आप अंदाजा करें, अंदाजा करिए, यानी कि उससे भी बुरी, 71 से भी बुरी सूरत हाल है इस वक्त। नहीं तो अगर ये करेंगे तो उससे बुरा ही हशर होगा फिर ना। बिल्कुल। ये भी तो सोचते ना आप, जी कि जी। अगर ये इसी तरह करेंगे कि जिसकी मेजोरिटी है उसको नहीं देंगे, और फजल रहमान साहब को ये पता चल गया है कि जी हमारी दाल नहीं करती, तो वो अब इधर आ गए कि जी मैं अपोजिशन में बैठूंगा। अचक साहब ने भी यही कह दिया कि जी मैं हार गया। जमात इस्लामी ने भी कह दिया कि जी हम हार गए जी। तो मतलब ये एक अभी रैली हो रहे हैं सब लोग कि जी जो जीता है उसको मिलना चाहिए। हम्म। और ये जो लोग बैठे हैं डिसीजन मेकर, ये अपनी अगर डंडे लेके और बैठे, नहीं हम कर लेंगे और हम मार देंगे, हम ये करेंगे, ये अब थोड़े दिन चलने वाला है ये चलने वाला नहीं है, इनको फिर भागना पड़ेगा यार। अच्छा, ब्लंडर्स पता है क्या हुआ? जैसे नदीम अफजल चंद की मैं भी सुन रहा था, तो वो हम्म। कहते हैं कि भाई मैं पहले नंबर पे था, तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार था वो दूसरे, तीसरा। वो दूसरे पे था, और नून लीग तीसरे पे थी, और तीसरा। तीसरे वाले को उठा के पहले नंबर के ऊपर लेके आ गए। तो उन्होंने चीखें सबकी निकलवा दी हैं सिर्फ नून लीग को फेवर करने के लिए। यानी कि ब्लंडर का आप अंदाजा करें, इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर किया कि जो उनके साथी थे भी ना, उनको भी अपने खिलाफ कर लिया उस चक्कर में। सर ये जो पैनिक मचा है ना, ये जब इलेक्शन के रिजल्ट आए रात के 11 बजे तक जो आए हैं, और उसमें सारा जो व्हाइट वॉश कर रही थी अपना पीटीआई, पैनिक मचा है। अब तो यह खबरें आ रही है कि जी रात को सोते में उनको कहा गया कि जी उठे उठे जनरल साहब, ये तो बेड़ा गर्क हो गया, और क्या हो गया। उन्होंने कहा सब बंद कर दो, शट डाउन कर दो, सारा शट डाउन हो गया। फिर कितने घंटे तक। ये पैनिक रिएक्शन इस तरह नहीं होता। आप जब एक आपने एक अनलीश की है प्रोसेस, तो आपको उसको प्रोसेस को क्रेडिबल तरीके से ले जाना पड़ता है आगे। आप एकदम बंद करके और अपना रिजल्ट जो है ना दूसरों पे नहीं आप इम्पोज कर सकते। हम्म। और ये उन्होंने किया है, तो अब वो क्या हुआ है, नवाज शरीफ के जो वोट्स हैं वो उनके 2900 293,000, 2,93,000 टोटल वोट थे। उनको 2,94,000 वोट दे दिए उन्होंने अपना जो लिख के दिया जाली। जी 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 और जी। बाकी जितने कैंडिडेट थे उनको एक वोट भी नहीं है, जीरो। यार इनकी तो कॉम्पिटेंसी के ऊपर मुझे शक होने लग गया है यार। ये किस किस्म के, कहते हैं कि हम टॉप एजेंसी हैं दुनिया की। और जल्दी जल्दी में यार सर, पागलपन में पैनिक में तो इसी तरह के काम होते हैं ना। भागते चोर की लंगोटी सी, उन्होंने कहा अच्छा इसको लंगोटी ये भी दे दो भाई, नहीं, ये भी। इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विजन कुछ नहीं है नहीं, कि, देखे सब ना, फेल हो गया सर, जो बड़े, सब फेल हो जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो आगे से अपना 10 साल का विजन होता है, 50 साल गया। का विजन होता है, 100 साल का विजन होता है। इन्हें देखो यही नहीं पता है कि अगले घंटे में या अगले दिन क्या होना है। ये सूरत हाल है सर, पाकिस्तान की उन्हें जो ये रन नहीं कर रहे हैं इस वक्त। पता, यानी ये तो सोचना चाहिए इनको कि जी हमारा प्लान है कि हम जीतेंगे तो ये होगा। लेकिन कोई दूसरा प्लान भी तो होता है कि अगर हारेंगे तो क्या होगा। वो कोई उनको सोच ही नहीं थी कि हम हारेंगे। उनको ख्याल तक नहीं, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब वो हार गए, तो अब उनको समझ ही नहीं आ रही कि करें क्या, बस फंस गए। तो बारह। अभी अभी भी जो है ना, आज भी दो तीन लोगों को उठा के ले गए, पीटीआई के उम्मीदवार थे ना, जो उनको उन्होंने पैसे दे के, लालच दे के। आपको पता है ना सर वो ये देखिए, इसहाक डार ये 30 करोड़ की, दो तीस करोड़ चार से 10। ऑफर करता है, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और दुरूद पढ़ के शुरू करता है बात अपनी, इसहाक डार। सर वो करोड़ों का गेम खत्म हो गया, इसलिए कि करोड़ों, देखिए जिस तरीके से टिकट दिए गए हैं पीटीआई के, जिस तरीके से इनका बल्ला हटाया गया, उनको कैंडिडेट को आजाद किया गया, फिर एक जगह पे 6 6 8 8 10 10 आजाद आ गए। फिर उनमें से एक आजाद को पीटीआई ने कहा तुम हमारे कैंडिडेट हो, उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा दूसरा हमारा कैंडिडेट है, उसको पकड़ लिया। तीसरा हमारा कैंडिडेट है, उसको पकड़ लिया। वाह। आखिर में जो ये मलगूबा बना है ना, जो कैंडिडेट था वो तो जीत गया, लेकिन पीटीआई को भी नहीं पता था कि ये कैंडिडेट असली है या गलती। उन्होंने एक नाम दे रहा था कि बस ठीक है हमारा नाम है, इसको दे दो। तो इसमें 10 15 20 चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल जो रिजल्ट जो आ गया है, असल रिजल्ट जो लोगों को और दुनिया भर को समझ आ पता गया है, चल वो गया। समझ आ गया कि ये सब जाली काम है। बिल्कुल। लेकिन वो अभी भी हर हद तक जा रहे हैं, जो लोग मान नहीं रहे हैं। अभी मैं देख रहा नहीं था वो कि दो
दो। पागल तो ऐसे ही होते हैं ना जी, फिर वो दरिया के किनारे जाके कहते हैं कि मैं छलांग लगा के उधर निकल जाऊंगा, तो जाए फिर छलांग लगाए फिर आप देखें। हम्म। तो बस बहरहाल ऐसे। एनीवेज, अच्छा तो आगे लेके चलते हैं बात को। अच्छा, आपको पीटीआई की क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है अभी? हमें जो फील हो रहा है ना, हमें ये फील हो रहा है कि शायद खान साहब जो है ना वो क्या चाह रहे हैं कि ठीक है जी, बनाओ तुम बनाओ, मैं देखता हूँ कि किस तरीके से तुमने ठीक है धांधली करके सब कुछ करके कितनी देर चला लोगे हुकूमत आपके। और बहुत सारे लोग इस चीज को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि यार नहीं, उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए मैंडेट, और एहतजाज करना चाहिए, लोगों को बाहर निकालना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी ठीक है नहीं उनकी? नहीं नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीटीआई की पोजीशन वो है जो जो एक विनिंग कमांडर या एक विनिंग सिपह सलार होता है, या एक बादशाह जो जंग जीत गया, उसकी थिंकिंग, और एक जो जंग लड़ रहा है और अभी उसका फैसला नहीं आया, उसकी थिंकिंग में और पॉलिसी स्ट्रेटजी में बहुत फर्क होता है। अब इमरान खान साहब को नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी एज ए किंग मेकर, एज ए विनर। हम्म। और उसमें ये सब बातें मैटर नहीं करती। वो आराम से बैठे, तुमने हुकूमत बनानी है बना लो, तुम्हारी हुकूमत हम देखते हैं कितने दिन चलती है। किसी और ने बनानी है, हमारे तोड़ने हैं, तोड़ लो, कितने तोड़ोगे? हमारे तो इतने नंबर थे, 180 में से आप 20 तोड़ लें 160, फिर भी वो लार्जेस्ट पार्टी है। आपने कोई असेंबली में वोट लेके आना है, कोई बिल लेके आना है, हम 2 मिनट में उसको जीरो कर देंगे। आप किधर जाओगे? आपने अभी 2 महीने के बाद बजट आना है। बजट अगर यही असेंबली बन गई और इसमें सारे लोग आ गए, तो बजट उनका पास ही नहीं हो सकता किसी तरीके से। और तो बजट नहीं पास होगा तो वैसी हुकूमत गिर जाती है। तो ये तो 3-4 महीने की हुकूमत है, जो भी आप कर ले इसके साथ। हम्म। तो ये चलने वाला काम नहीं है ये, जिसे तो ये कहते हैं ना शहबाज ये। शरीफ और ये जो हुकूमत बना रहे हैं, उन्हें ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं? सर नजर आ रही है, लेकिन वो फंस गए ना, किधर जाए? अगर रिजाइन करें तो फिर एक डेडलॉक है, फिर दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ता है। इलेक्शन कराने की तो किसी में हिम्मत नहीं है। आप आर्मी आर्मी अगर कहे कि जी हम हार गए तो हम मार्शल लगाते हैं, उनमें मार्शल लगाने की हिम्मत नहीं है। तो देर इज ए डेडलॉक, जिसको कि मेरे ख्याल में इस वक्त एक ही रास्ता है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जी सुप्रीम कोर्ट अगर हिम्मत करके और खड़ी हो जाए और इसको रिजॉल्व करे, वरना हम्म। और कोई रास्ता नहीं है। छोटे मोटे टक टुक करने का कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो होपफुली सैनिटी विल या प्रिवेल। शाहीन साहब, श्योर, थैंक यू। सैनिटी मस्ट प्रिवेल। ये अगर या, करना है इन्होंने, इंशाल्लाह नहीं करना इंशाल्लाह। है तो फिर ये सारे के सारे, जिसे शेर अफजल बरवत खान कहते हैं ना, मैं वो कहना नहीं चाहता क्या हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। चले, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया।